हमारे देश के इतिहास में महान राजाओं की लिस्ट में हम अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर गुप्त राजाओं जैसे कि समुद्रगुप्त को पहले रखते हैं। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा भी हुआ जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये वो राजा थे जिन्होंने चाइना पर हमला किया था। उनके साम्राज्य में पूरा अफगानिस्तान आता था। इनकी सीमा चाइना को छूती थी। इनके काल में ही सिल्क रूट का भी विकास हुआ। इनकी रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से इन्हें भारत का दूसरा अशोक कहा जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं राजा की कहानी सुनाऊंगा जिनका नाम था कनिष्क, जो कुषाण वंश के सबसे महान राजाओं में से एक थे। तो इस वीडियो को जरा पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई दशकों बाद तक कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा हुआ था। भारत कई हिस्सों में बटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में कई राजा शासन कर रहे थे। ऐसे में साल 78 ईस्वी के आसपास कनिष्क गद्दी पर बैठे। हालांकि इनके गद्दी पर बैठने पर बहुत सारा विवाद है। इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है। कनिष्क कुषाण वंश से आते थे। कुजुल कटफिसेस इनके पिता का नाम था, जिन्होंने देश में सबसे पहले सोने के सिक्के शुरू किए थे। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि 78 ईस्वी में ही वो गद्दी पर बैठे थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कनिष्क भारत के राजा थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे देश में मुगल या बाकी अरब आए थे, वैसे ही कनिष्क या कुषाण वंश के राजा भी बाहर से आए थे। माना जाता है कि कुषाण वंश के संस्थापक चाइना की यूची या यूएजी लोगों से जुड़े हुए थे। इस तरह से ये लोग थे विदेशी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भारत की संस्कृति में खुद को ढाल लिया था। कुषाण वंश में कनिष्क को ही कुषाण वंश के साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत माना जाता है। कनिष्क के साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदान में पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। उनके टाइम पर उन्होंने एशिया पर शासन करते हुए अपने साम्राज्य को चाइना और वहां से वेस्ट में जाने वाले रेशम मार्ग तक फैला दिया था। इसी वजह से यहाँ ट्रेड भी खूब डेवलप हुआ। जब कनिष्क राजा बना तो उसे छोटा सा राज्य मिला था, लेकिन फिर अपनी काबिलियत के दम पर वो एक एक करके अपने दुश्मनों को ढेर करके उनके राज्यों पर कब्जा जमाता चला गया। अगर भारत में इनके साम्राज्य की बात करें तो इन्होंने शक और पहलव राजाओं को हराकर उनके साम्राज्य में आने वाली एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा किया था। इस तरह से उनके साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा भारत में उन्हें मिल गया था। इसमें मध्य एशिया से लेकर उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्से शामिल थे। इन्होंने ईरान के पास पार्थिया और ईस्ट में चाइना से युद्ध किया। दक्षिणी उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से लेकर साउथ ईस्ट में मथुरा तक ये पहुंच गए थे। इनके काल में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, रबातक इंस्क्रिप्शन। ये तो ये भी बताता है कि इनका कब्जा पाटलिपुत्र और चंपा पर भी था और उनके साम्राज्य का एक हिस्सा कश्मीर भी था। कहा जाता है कि कश्मीर का एक शहर कनिष्कपुर इन्हीं के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर बहुत बड़े स्तूप होने का सबूत भी मिलता है, जो कि माना जाता है कि कनिष्क ने ही बनवाया था। इन सब की बदौलत वो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाने में कामयाब रहा और इतने बड़े हिस्से पर कब्जे की बदौलत ही उसके काल में व्यापार और कारोबार खूब फले फूले। इसके पीछे एक वजह थी। कुषाण साम्राज्य का ज्यादातर कब्जा सिल्क रूट के रास्ते में पड़ने वाले राज्यों पर भी था, जैसे कि हिंदू कुश पहाड़ियों से लेकर पामीर पठार के दर्रों पर उसका शासन था। यहाँ से व्यापारी गुजरते थे और इसी वजह से इस दौर में भारत और चाइना के बीच में ट्रेड और कल्चर दोनों का एक्सचेंज हुआ। कनिष्क ने सिर्फ साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था, बल्कि उसे दूसरा अशोक कहा जाता था, क्योंकि उसने ज्ञान और कल्चर को भी बड़े पैमाने पर फैलाया। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े पैमाने पर हुआ। उसके और अशोक के टाइम का अंतर बस इतना है कि अशोक हीनयान बुद्धिज्म को फैला रहा था, वहीं कनिष्क ने महायान धर्म को आगे बढ़ाया। साल 78 ईस्वी में ही उसने राजा बनने के बाद बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन किया। इसमें बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ, जिन्हें की त्रिपिटक कहा जाता है, उनकी टीकाएं लिखी गई थी। ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। माना जाता है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए पेशावर में एक स्तूप भी बनवाया था। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है और आज ये स्तूप यहाँ नहीं बचा है, लेकिन इसकी जानकारी हमें मिलती है चीनी यात्री फाहियान से, जो कि 5वीं सदी में भारत आया था। यानी तब तक ये स्तूप कम से कम मौजूद था। दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि साम्राज्य की ठोस जानकारियां हमें नहीं मिल पाती। रबातक अभिलेख और कुछ चीनी किताबों के अलावा बेहद कम ऐसे सोर्स हैं जिनसे इनके बारे में पता चलता है, और ये भी पूरे नहीं हैं। कुछ अभिलेख टूटे फूटे हैं तो कुछ मिट गए हैं। रबातक अभिलेख से पता चलता है कि कनिष्क ने चाइना के हान राजवंश पर हमला बोला था। कहा जाता है कि कनिष्क चीन के सम्राट की पुत्री को अपना दिल दे बैठा था। उसने चाइना के सम्राट की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन राजा नहीं माना। जब प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो चीन के राजा ने कनिष्क का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो कनिष्क को बहुत गुस्सा आया और उसने चाइना पर हमला कर दिया। उस वक्त चाइना की सेना काफी मजबूत थी, इसलिए इस युद्ध में कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी कनिष्क ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोबारा चाइना पर हमला किया और इस बार वो इस युद्ध को जीत गया।
कनिष्क के बारे में हमें जो कुछ पता चलता है उसमें उसके सिक्कों का बहुत बड़ा योगदान है। कुषाण वंश भारत का पहला वंश था जिसने देश में सोने के सिक्के चलाए थे। कनिष्क के इन सिक्कों में यूनानी देवता हरकुलिस के चित्र हैं, तो सूर्य और अग्नि जैसे हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र हैं। कुषाणों ने ही पहला सूर्य मंदिर भी बनवाया था, जो कि पाकिस्तान में था। माना जाता है कि उसने ही कार्तिकेय भगवान की पूजा भी सबसे पहले शुरू की थी। ऐसा उसके सिक्कों से पता चलता है। इनके सिक्कों से ये भी पता चलता है कि उसका साम्राज्य चीन की सीमाओं को छूता था। कनिष्क ने करीब 23 सालों तक शासन किया और माना जाता है कि साल 101 या 102 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि सबूतों की कमी की वजह से ये नहीं पता चल पाता है कि उसकी मौत कैसे हुई। हालांकि इसके बाद कुषाण वंश के दूसरे राजाओं ने गद्दी संभाली, लेकिन वो कनिष्क की तरह अपना साम्राज्य नहीं खड़ा कर सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी कनिष्क के इतिहास की, जिसने चाइना पर 2 बार हमला किया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।